नमस्कार साथियों जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर की का जो चौथा पेपर है वो अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें जो दूसरी इकाई है, ठीक है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो जो दूसरी इकाई है उसमें है शैक्षिक शिक्षण प्रक्रिया एवं मूल्यांकन की भूमिका, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन को विस्तृत तौर से अध्ययन करना है। तो इसमें साथियों जिन टॉपिक्स को अपन को पढ़ना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला है शिक्षण का अर्थ, दूसरा मैंने लिखा है शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण विज्ञान है अथवा कला है, और नंबर जो 4 है शिक्षण की प्रकृति। इन टॉपिक्स के बारे में अपन को यहाँ अध्ययन करना है। तो सबसे पहले साथियों अपन देखेंगे शिक्षण का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है, यानी कि यहाँ जो आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं पढ़ाने की, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो क्यों आवश्यक है, ये कार्य क्यों किया जाता है। और सबसे पहले इसको अपन को देखना है कि शिक्षण का जो अर्थ है वो क्या है। साधारण शब्दों में कहें कि शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, ठीक है, या छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको ज्ञान देना। अब जो शिक्षण है, वैसे तो शिक्षण को देखा जाए तो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ भी सीखता रहता है पूरी उम्र भर, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ सिर्फ शिक्षण यानी कि बच्चों से संबंधित अपन को देखना है, तो यहाँ यानी कि बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, या उनको उचित परामर्श देना। अब जो विभिन्न विचारक हैं, या जैसे बुक्स में अपन देखें तो इसकी अलग अलग संकुचित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में इसकी बहुत सी परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। लेकिन जो शिक्षण का जो साधारण सीधा सा अर्थ है कि पढ़ाना या ज्ञान देना, तो अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण को हम शिक्षा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षण के दौरान ही हो सकती है। शिक्षा है सीखना, अनुभव प्राप्त करना। शिक्षण सामाजिक परंपरा पर आश्रित है। समाज में जैसी मान्यताएं, मूल्य और आदर्श हैं उन्हीं के अनुरूप वहाँ की शिक्षण प्रक्रिया होती है, यानी कि जिस प्रकार का हमारा समाज है वहाँ जो परंपराएं हैं तो उसी के अनुसार हमारी शिक्षा प्रभावित होती है, या उन परंपराओं से जो है हमारी शिक्षा प्रभावित होती है। निश्चित स्थान, समय तथा पाठ्यक्रम के आधार पर कराए गए शिक्षण को हम एक अनौपचारिक प्रक्रिया में बांधकर अधिगम कहते हैं। यहाँ अधिगम का मतलब है सीखने से, ठीक है। तो वहीं शिक्षण का संकुचित अर्थ है हमें स्वतंत्रता का अभाव होता है, शिक्षण प्रक्रिया एक सीमा में बंधी होती है और बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है एक सीमा में बंधी होती है, यानी कि लिमिट होती है उस पर कि आपको यहाँ तक ही शिक्षण कराना है। फिर जैसे इसका दूसरा अर्थ अपन देखेंगे, शिक्षण के व्यापक अर्थ में हम समस्त प्रकृति आ जाती है, यानी कि सभी चीज़ों का नॉलेज, ठीक है ना, तो वो भी एक शिक्षण ही है। बालक प्रकृति से सीखकर जब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तब वह शिक्षण का व्यापक स्वरूप होता है, यानी कि वो तरह तरह के वातावरण देखता है, जगह जगह घूमता है, फिरता है और उससे परिवेश से अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करता है, ठीक है ना। तो ये किसका प्रभाव हुआ? शिक्षण का ही प्रभाव हुआ, ज्ञान का ही प्रभाव हुआ। इसमें समय स्थान की कोई निश्चितता नहीं होती, तो ये शिक्षण का क्या हो गया? विस्तृत अर्थ हो गया कि उसका एक निश्चित स्थान नहीं है, जगह जगह उसने घुमाया, सीखा है चीज़ों को, ठीक है। जैसा कि एडम्स ने भी लिखा है, शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विकास के लिए कार्य करता है, यानी कि विचारक हैं एक एडम्स, वो कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विकास के लिए कार्य करता है। इसमें क्रिया सचेतन अथवा स्वप्रयोजन होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक अध्यापक से चेतन अचेतन वस्तु से कुछ सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, तो वह शिक्षण का व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व को परस्पर पहचाना जाता है, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा जो बच्चा सीखता है उसको अपन यहाँ शिक्षण कहते हैं, ठीक है। अब जो शिक्षण का है वो संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ में यहाँ अपन विद्यालय को लिख सकते हैं, यानी कि विद्यालय के दौरान जो बच्चा सीखता है, ठीक है, शिक्षण सीखता है, नॉलेज वो आता है उसको अलग अलग चीज़ों का, तो ये क्या हो गई? निश्चित सीमा हो गई। इसका विस्तृत तौर से अपन इसका अर्थ देके विस्तृत तौर से, यानी कि पूरे जीवन में, पूरे परिवेश वातावरण में, पर्यावरण में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है ना। तो ये शिक्षा का क्या हो गया?
तो विस्तृत अर्थ हो गया। ठीक है, अब दूसरा बिंदु यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं, यानी कि विभिन्न विद्वानों ने जो है शिक्षण की यहाँ अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो कम से कम 2 परिभाषाएं आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, अगर शिक्षण से संबंधित यहाँ बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको शिक्षण का अर्थ बताते हुए उसकी 2 विचारकों की लगभग यहाँ आपको परिभाषाएं जो है बतानी है। एच.सी. मॉरिसन जो विचारक हैं, शिक्षाविद रहे हैं, वो कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अत्यधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कम नॉलेज रखने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है और कम जो ज्ञान रखता है व्यक्ति उसको अधिक ज्ञान के लिए आकर्षित करता है। सीधे अर्थों में इसका अगर अपना अर्थ देखें तो मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था वो करता है। तो ऐसी बात कौन कहते हैं? यहाँ मॉरिसन कहते हैं। क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके संचालन और प्रारूप का व्यवस्थापन इस प्रकार से किया जाता है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है ना, तो शिक्षण के दौरान क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी परिभाषा कौन देता है? यहाँ क्लार्क देते हैं। अब साथियों यहाँ तीसरा बिंदु यह है कि शिक्षण विज्ञान है अथवा कला है। ठीक है ना, कि कई विद्वान इसको शिक्षण को एक विज्ञान मानते हैं, कई जो है इसको एक कला भी मानते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि विचारक जो हैं इसको विज्ञान मानते हैं या कला मानते हैं। शिक्षण शिक्षक के अनुभवों का विस्तार तथा छात्र के संग्रहण की क्षमता है, यानी कि छात्र संग्रहण करता है ज्ञान को अपने मस्तिष्क में। अपने अनुभवों को शिक्षार्थी तक विशेष रूप से पहुंचाना और उन्हें व्यवहारिक रूप देना एक कला है। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है वो अपने अनुभवों को शिक्षार्थी तक विशेष रूप से पहुंचाता है और उन्हें व्यवहारिक रूप देता है। तो ये क्या है? एक कला है। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षण एक कला है। परंतु इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया आधुनिक युग में नहीं है, लेकिन वर्तमान के समय को अगर देखा जाए तो जो शिक्षा का स्वरूप है वो धीरे धीरे बदल रहा है। नई नई टेक्निक इसमें यूज की जा रही हैं। प्राचीन काल की प्रक्रिया थी कि आमने सामने बैठकर शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। ठीक है, आज विज्ञान ने अपना आधिपत्य प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित कर लिया है। इससे शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि एजुकेशन में भी नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति का कार्य किया है। आज जिस प्रकार से शिक्षण को यंत्रीकृत बना दिया गया है, अध्यापक का स्थान मशीनों ने ले लिया है, तो इससे स्पष्ट है कि शिक्षण विज्ञान है। तो निश्चित तौर पर अपन कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो विज्ञान और कला दोनों है। जैसे विशिष्ट रूप से क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, उसी तरह शिक्षण में भी आज तार्किकता है। विविध सोपानों से गुजरना पड़ता है, विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ता है। इन सभी से शिक्षण भी वैज्ञानिक हो गया है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि शिक्षण विज्ञान है अथवा कला, तो आपको यहाँ लिखना है कि शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है ना, यानी कि विज्ञान क्यों कह सकते हैं कि आज की जो टेक्निक है शिक्षा में नए नए तकनीकी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसको अपन विज्ञान कह सकते हैं। और कला के माध्यम से जो एक शिक्षक है वो बच्चों को सिखाता है नए नए तरीकों के द्वारा। ठीक है ना, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन करने की एक वो प्रक्रिया अपनाता है। तो जो शिक्षण है वो विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण कार्य करने से पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सिद्धांतों का पालन किया जाता है या अनुपालन किया जाता है। विधि प्रविधियों के माध्यम से नवीन शिक्षण पद्धति का सहारा लेकर बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि शिक्षण पद्धतियों अपनाने के बाद एक शिक्षक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है कि बालक सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
अनुदेशन के माध्यम से बालक को जहाँ क्रियाशील बनाया जाता है वहीं उसे सृजनशील बनाना शिक्षण का एक उद्देश्य है। यानी कि बच्चे में शिक्षण जब कर लेता है तो उसमें नए नए विचार आते हैं, सीखने की प्रवृत्ति आती है उसमें, ठीक है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो गया है। आज शिक्षण में नवीनतम प्रयोग किए जा रहे हैं। पुनर्बलन, पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि आदि के माध्यम से यह प्रक्रिया रोचक और सहज बन गई है। शिक्षण के विभिन्न रूप प्रतिरूपों का निर्माण हुआ। प्रश्न निर्माण कौशल की जो कौशल है वो वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। अतः शिक्षण पूर्णतः विज्ञान पर आधारित हो गया है। तो साथियों यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। अब साथियों इससे अगला जो बिंदु देखते हैं कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं विस्तृत तौर से। इसके कुछ बिंदु हैं वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ। हाँ साथियों यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो जो शिक्षण की जो प्रकृति है उसके बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं कि शिक्षण विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिस्तंभीय प्रक्रिया है। शिक्षण सैद्धांतिक होने के साथ सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति कलात्मक तथा वैज्ञानिक है। शिक्षण प्रबंधनात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है अधिगम को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। और शिक्षण जो है एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। तो साथियों यहाँ अपन जो शिक्षण की जो प्रकृति है उसको अपन विस्तृत तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ने से हमें यह ज्ञात हो गया कि जिस प्रक्रिया से अध्यापक तथा छात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह शिक्षण है, ठीक है। यानी कि शिक्षण क्या है कि छात्र और जो शिक्षक है जिससे विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, यहाँ शिक्षण नाम दिया गया है। तथा शिक्षण किस प्रकार होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, यह ज्ञात करना भी आवश्यकता है। इसके लिए अपन ने ये बातें लिखी हैं। इसमें शिक्षण की प्रकृति में पहला बिंदु आपको लिखना है कि शिक्षण विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। विचार आदान प्रदान यहाँ किसके मध्य हो रहे हैं, शिक्षक तथा छात्र छात्राओं के मध्य विचारों का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है कि बच्चे किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं तो वो किससे पूछेंगे, उस चीज़ के बारे में शिक्षक से पूछेंगे। और जो शिक्षक है उनकी मन की भावना को, उनके प्रश्नों के उचित देकर मन की भावना को शांत करता है। तो शिक्षण करना या कराना एक जटिल समस्या है। इससे छात्र तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है, ठीक है ना। अंतःक्रिया मतलब विचारों का आदान प्रदान। शिक्षक छात्र के और छात्र शिक्षक के विचारों से अवगत होता है। यानी कि दोनों के विचार क्या हैं, इससे जो छात्र हैं शिक्षक है दोनों अवगत होते हैं। और दोनों के अनुकूल होने पर ही जो है शिक्षण प्रभावी होता है। अतः शिक्षण को मात्र अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान ही मानना पर्याप्त नहीं है। जब तक छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करके व्यवहार में न ढाल ले या व्यवहार परिवर्तन ना हो तब तक शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान सार्थक नहीं है। अतः दोनों के विचारों की अनुकूलता पर ही शिक्षण संभव है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, शिक्षक और छात्र के मध्य विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। और जो शिक्षण की जो प्रकृति है वो विचारों के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। साथियों यहाँ दूसरा बिंदु अपन देखते हैं कि शिक्षण एक त्रिस्तंभीय प्रक्रिया है। त्रिस्तंभीय प्रक्रिया यानी कि तीन स्तंभ कौन हो गए, यहाँ शिक्षक हो गया, छात्र हो गया और पाठ्य वस्तु हो गई। तो शिक्षण क्या है, त्रिस्तंभीय यानी कि तीनों के बीच एक शिक्षण के लिए तीनों का होना यहाँ जरूरी है। तो शिक्षण प्रक्रिया के तीन स्तंभ हो गए, शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु। फिर अगला जो बिंदु है कि शिक्षण सैद्धांतिक होने के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षण में कुछ सिद्धांत भी होते हैं, कुछ उद्देश्य भी होते हैं और उसके साथ एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षण सिद्धांतों से आबद्ध सिद्धांत ही शिक्षण को क्रमबद्ध शैली में सुनियोजित करते हैं। शिक्षण में छात्र तथा शिक्षक सामाजिक क्रिया करते हैं। शिक्षक को समाज की रुचि, मूल्य, आदर्शों के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाना पड़ता है। यानी कि समाज किस प्रकार का है, उसके आदर्श किस प्रकार के हैं, उसके मूल्य किस प्रकार से हैं,
इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शिक्षण का कार्य करवाना पड़ता है, जिससे बालक सामाजिक गुणों से युक्त होता है। कक्षागत समाज के अनुरूप ढलना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है, यानी कि कक्षा को समाज के अनुरूप ढालना ये उसका फर्स्ट कार्य है शिक्षक का। ठीक है। छात्र अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक बनाकर अपनी जीविकोपार्जन करने में भी सक्षम होते हैं, अतः यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। तो सैद्धांतिक होने के साथ सामाजिक प्रक्रिया और व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। साथियों चौथा बिंदु को देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों है। अभी अपन ने पहले पढ़ा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो विज्ञान और कला दोनों है, तो इसकी प्रकृति क्या है, कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की है। शिक्षण कला के रूप में संग्रहित अनुभवों को अधिगम करता तक पहुंचाता, जिससे बालक को नए नए अनुभव होते हैं और वह सीखने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि विज्ञान में क्या है कि नए नए प्रयोग यहाँ किए जाते हैं। विज्ञान के रूप में शिक्षण बालक को विभिन्न विधि प्रविधियां बतलाता है, नवीनतम प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है, मशीनी उपकरणों का भी उपयोग होता है। परिणाम स्वरूप बालक को सीखने का दूसरा आधार मिलता है, यानी कि नए नए साधनों से जो है छात्र में जो क्या यहाँ रुचि जागृत की जाती है सीखने के लिए। ठीक है। जिससे वह स्वयं करके सीखने के अवसर तलाशता है। अतः कला और विज्ञान के दोनों रूपों में शिक्षण प्रक्रिया यहाँ होती है। अगला जो बिंदु है कि शिक्षण प्रबंधात्मक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट, यानी कि शिक्षण में अगर प्रबंध नहीं होगा तो शिक्षण का जो कार्य है वो क्रमबद्ध रूप से या सुनियोजित रूप से नहीं हो पाएगा। शिक्षण का प्रबंध किया जाता है जिससे प्रक्रिया सुनियोजित बन सके। इस दृष्टिकोण से छात्र नए अनुभव प्राप्त कर विकास की ओर अग्रसर होता है। विकास तभी संभव है जब वह व्यवहारिक क्रिया करेगा। शिक्षण के तीनों पक्ष निहित हैं, व्यवहार में ज्ञान, क्रिया तथा भाव। यदि शिक्षण का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं किया जाता तो शिक्षण प्रभावी नहीं बन पाता। ठीक है। तो शिक्षण में क्या है, एक प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट होना जरूरी है। अगली जो बात है कि शिक्षण जो है अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। जिस स्तर का शिक्षण होता है छात्र अधिगम भी उसी अनुपात में करता है। और शिक्षण क्या है, एक निर्देश देने की प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से छात्र को उसकी योग्यता, क्षमता, इच्छा, रुचि के अनुसार अध्यापक के द्वारा उचित निर्देश या परामर्श दिया जाता है। इस प्रकार यह एक निर्देश भी जो है शिक्षण की प्रकृति है। तो साथियों शिक्षण की जो प्रकृति है उसके बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं कि शिक्षण विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिस्तंभीय प्रक्रिया है। शिक्षण सैद्धांतिक होने के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति कलात्मक तथा वैज्ञानिक है। शिक्षण प्रबंधात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। शिक्षण जो है अधिगम को प्रभावित करता है और निर्देश देने की प्रक्रिया है। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ देखते हैं कि जिससे शिक्षण प्रभावित होता है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैंने यहाँ नोटिस किए हैं। आप अपनी नोटों में नोट कर लें। ये पूछी जाने वाली बात है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो प्रभावित किन किन कारकों से होती है, किन किन जो है बातों से होती है। तो सबसे पहला जो कारण है शिक्षण उद्देश्य। ठीक है ना, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य किस प्रकार की होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विषय वस्तु का नियोजन करना, पारिवारिक वातावरण, कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यक्तित्व एवं कौशल, पाठ्यक्रम, समय सारणी और सहायक सामग्री, और जैसे एक आध और मान लो आपका श्यामकर। ठीक है। तो ये जो हैं ये सब बातें जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में गिने जाते हैं। तो हम इनको विस्तृत तौर से यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले तो शिक्षण उद्देश्य, यानी कि जो आपका शिक्षण का उद्देश्य अगर स्पष्ट नहीं होगा तो आपका जो शिक्षण है वो प्रभावित होगा, या जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो आपकी सार्थक सिद्ध नहीं होगी। यानी कि आपको शिक्षण कराने से पहले आपके उद्देश्य यहाँ स्पष्ट होने चाहिए कि आपको शिक्षण जो कार्य है वो किस दिशा में करना है। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षण उद्देश्य एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटकों में शिक्षण उद्देश्य प्रमुख है।
शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना यहाँ आवश्यक है। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते या सुनिश्चित नहीं करते तो शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पूरी होने से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्य यानी कि छात्र में व्यवहारगत परिवर्तन होने से है। अतः यदि उद्देश्य सुनियोजित नहीं कर लिए जाते तो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। सामान्य उद्देश्यों में प्रस्तुतिकरण, शिक्षण, सहायक सामग्री, मापन, मूल्यांकन को लिया जाता है। यानी कि ये कुछ बातें हैं, उनको उद्देश्यों में शामिल यहाँ किया जाता है। इन सभी को उचित समय कब और क्यों रखना आवश्यक है, इसका निराकरण उद्देश्य कराते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों का सिस्टमेटिक ढांचा तैयार होना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि जो छात्र है वो उनकी पृष्ठभूमि सभी की अलग अलग होती है, सभी की पृष्ठभूमि एक सी नहीं होते, तो उनको भिन्नताओं के अनुसार उनको समायोजन करके उनमें शिक्षण करवाना है। तो अगर भिन्नताएं हैं तो उनको भिन्न भिन्न शिक्षण की आवश्यकता यहाँ होती है। कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भिन्न प्रकृति का होता है, कक्षागत सामाजिक वातावरण में भी भिन्नता होती है। अतः शिक्षण कराते समय अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को निजी इच्छाओं, रुचियों, आदतों का ध्यान रखे, क्योंकि यदि सभी को समान दृष्टि से शिक्षण कराया गया तो शिक्षण प्रभावित होगा। सभी छात्र बताए गए तथ्य को नहीं स्वीकार कर सकते, यानी कि सभी छात्रों में भिन्नताएं होती हैं, तो एक शिक्षक को इन सभी विभिन्नताओं का ध्यान रखना होता है और उसी के अनुसार शिक्षक को शिक्षण का कार्य करवाना पड़ता है। यानी कि किस छात्र की किसी विषय में रुचि कम है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है ना, उसी के अनुसार इन सब चीज़ों को यहाँ शिक्षक को ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरी जो बात करते हैं कि विषय वस्तु का नियोजन करना, यानी कि जो विषय वस्तु एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा रही है तो उसका यहाँ नियोजन होना जरूरी है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण घटक है विषय वस्तु का नियोजन। जिस विषय वस्तु का शिक्षण कराया जाना है उसका पूर्व में ही नियोजन यहाँ आवश्यक है। नियोजन से तात्पर्य विषय सामग्री को क्रम से संगठित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। यदि बिना नियोजित किए छात्रों को शिक्षण करवाया जाता है तो वह शिक्षण छात्रों को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि उसका अगर नियोजन नहीं है, ढंग से उसका क्रमबद्धीकरण नहीं है तो वो शिक्षण जो है छात्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा और नहीं छात्र कुछ उससे सीख सकते हैं। उचित रूप से शिक्षण अधिगम नहीं हुआ तो व्यवहार परिवर्तन तो निश्चित रूप से नहीं होगा। इसलिए जो पाठ्य वस्तु है शिक्षण उसका नियोजन होना यहाँ जरूरी है। नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पारिवारिक वातावरण। यहाँ शिक्षण में जो है पारिवारिक वातावरण की भी काफ़ी भूमिका रहती है। यानी कि किसी को पारिवारिक जो माहौल है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता, बहुत पीछे रहते हैं, ऐसे बालकों को अपन पिछड़े बालक भी कह सकते हैं। या जिन बालकों को जो है घर पे अच्छा वातावरण मिलता है या घर पे भी कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो वो बच्चे जो हैं जल्दी सीखने की प्रक्रिया में आते हैं। तो पारिवारिक वातावरण भी जो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में गिना जाता है। नंबर 5 है कि कक्षा का वातावरण। आपको शिक्षण कार्य करवाने के अनुकूल जो है कक्षा का वातावरण जो है उसके अनुकूल बनाना होगा। ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट करना होगा कि बच्चे जो हैं शिक्षण के लिए जागृत हो सके, बच्चों में रुचि जागृत हो सके, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 6 की यहाँ बात करते हैं कि शिक्षक का व्यक्तित्व एवं कौशल, यानी कि जो शिक्षक है उसका व्यक्तित्व या उसमें ऐसे कौशल होने चाहिए कि बच्चों में वो शिक्षण के लिए रुचि जागृत कर सके, बच्चे उससे पढ़ने के लिए लालायित रहें। कि छात्र के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने स्वयं के व्यक्तित्व को भी निखारे, यानी कि शिक्षक में भी ऐसे गुण होने चाहिए। ठीक है। नंबर 7 की यहाँ बात करते हैं कि पाठ्यक्रम, यानी कि जो पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों के अनुकूल ही होना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हो आप उनको हाई लेवल की चीज़, अपर लेवल की चीज़ पढ़ा रहे तो छात्र जो है उससे नहीं सीख सकते। ठीक है ना। यानी कि कोई 2nd क्लास का बच्चा है, कोई 3rd क्लास का है, कोई 4th का, तो उसी के अनुसार उनका पाठ्यक्रम यहाँ निर्धारित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का छात्र के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम यदि छात्र के इस तरह अनुरूप नहीं है तो छात्र का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वह पढ़ने से जी चुराने लगेगा। संबंधित विषय की कक्षा में जाने से भय उसको लगेगा,
विद्यालय में पलायन करने की कोशिश में भी वो रहेगा, यानी कि विद्यालय से भाग जाएगा। रुचि के अनुसार विषय वस्तु का संचयन करना प्रभावी शिक्षण का मूलाधार है। छात्र की रुचि उत्पन्न करने हेतु विषय के साथ साथ प्रकरण से संबंधित कुछ आवश्यक तत्व भी शिक्षक को संग्रहित करने चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के, छात्रों के समतुल्य ही होना चाहिए। नंबर 8 की यहाँ बात करते हैं कि समय सारणी, यानी कि एक शिक्षण के दौरान जो है समय सारणी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी कि कौन से समय में कौन सा पाठ्य वस्तु या कौन सा विषय उनको पढ़ाया जाएगा, वो पूरा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और वो समय जो सारणी वो हर दिन नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि महीने 2, 4, 5 महीने के लिए वो सेम होनी चाहिए, यानी कि बार बार उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। समय सारणी अध्ययन सामग्री को नियोजित करने का प्रमुख साधन है। सभी विषयों को समय में विभाजित किया जाना चाहिए, यानी कि हर विषय का अलग अलग समय होना चाहिए कि इस समय में ये विषय पढ़ा जाएगा, इससे आगे वाले समय में ये विषय। तो सभी विषयों को जो है यहाँ समय अलग अलग समय में यहाँ विभाजित किया जाना चाहिए, जिससे छात्र प्रत्येक कालांश में भिन्न विषय वस्तु से अवगत रहेगा। इस यानी कि कालांश बदलते ही छात्र वो समझ जाएगा कि इस विषय वस्तु का हमें अध्ययन करना है। किंतु इसके साथ समय सारणी में बालक की थकान का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक विषय को अधिकतम 30 मिनट ही देने चाहिए, यानी कि अधिक लंबा कालांश या नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर लंबा कालांश होता है तो जो छात्र हैं वो बोरियत महसूस करने लगते हैं। प्रत्येक 2 कालांश के पश्चात 5 मिनट का सभी छात्र को मनोरंजन की हेतु छूट दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से समय सारणी विभाजित होनी चाहिए। फिर नंबर 9 है कि सहायक सामग्री। देखिए, अगर एक शिक्षक जो है सहायक सामग्री का यहाँ यूज नहीं लेगा तो बच्चों को जो शिक्षण कार्य वो नीरसता प्रदान करता है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री का यहाँ यूज लेना चाहिए। जितनी अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का वो यूज लेगा उतना ही जो शिक्षण कार्य है वो मनोरंजनमय बनेगा, ठीक है ना। एक जो है श्यामपट कक्षा में जो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है श्यामपट, तो श्यामपट जो है बहुत ही अच्छा सुंदर होना चाहिए, कलर पेंट उस पर होना चाहिए, जिससे अक्षरों की बनावट जो है छात्रों को वो अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले साथियों शिक्षण उद्देश्य हो गए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गई, विषय वस्तु का नियोजन, पारिवारिक वातावरण, कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यक्तित्व एवं कौशल, पाठ्यक्रम, समय सारणी और सहायक सामग्री। तो ये सभी जो कारक हैं वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के जो चर हैं और शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वो अपन आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे साथियों। तो आज का जो पाठ्यक्रम अपना शिक्षण का अर्थ हो गया, शिक्षण की परिभाषाएं हो गई, ठीक है, शिक्षण की प्रकृति हो गई और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो आप इनको यहाँ जो मैंने पढ़ाया उसका भी रिवाइज कर दिए, नोटबुक से भी पढ़ते रहिए। और साथियों जो आगे वाले टॉपिक हैं हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।